हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का थीम नंबर 11 रिबेल्स एंड द राइज द रिवोल्ट ऑफ द 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट पढ़ेंगे एंड जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जिसे भी आपको चाहिए होगा, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए होगा या फिर कोई और चैप्टर पढ़ना होगा इससे पहले का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप एक बार जाकर के चेक कर लेना। एंड अगर समझ में आएगी, अच्छी लगेगी वीडियो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होता है हमारा 10 मई 1857 से। 1857 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये ईयर। बट 10 मई 1857 को ऐसा क्या हो गया था जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। द सिपोज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटनी। ठीक है, तो जो सिपोज होते हैं, जो भी सिपाही होते हैं मेरठ के, वो क्या होते हैं, वो म्यूटनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें चेंज होते हैं। ठीक है, अब म्यूटनी मतलब होता है जो हमारे सैनिक होती हैं, जो आर्म फोर्सेस होते हैं। ठीक है, आर्म फोर्सेस जो होते हैं वो किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, म्यूटनी में चेंज होने का मतलब यही है कि वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका जो भी कैंप था, जो सिपाही लोग का कैंप था, सिपाहीज का कैंप था मेरठ में, वो क्या हो गया, अब विद्रोह करना शुरू कर चुका था 10 मई से। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या क्या किया। एक्चुअली इनका जो टारगेट था वो क्या था, वो थे वाइट पीपल्स। एंड वाइट पीपल्स के लिए इन्होंने क्या क्या कर दिया आप देख सकते हैं। उनके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो बेल ऑफ आर्म्स था, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम, जहाँ पे हमारे जो भी हथियार वगैरह होते हैं जो रखे जाते हैं, ठीक है, जो भी हो गए हमारे गन वगैरह, वो सारे जहाँ पे रखे जाते हैं उनको इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्योंकि ये सिपाही थे तो इन्हें सब कुछ पता था कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई होंगी। ठीक है, तो इन्होंने पहले उसको कवर कर लिया, ठीक है, कैप्चर किया। एंड उसके बाद जब इनका विद्रोह फैला तो क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, वो शिपोज नहीं थे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उन्होंने भी इन्हें क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये सब मिल करके क्या करने लगे, जो वाइट पीपल्स थे उनके बंगलाज को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर करने लगे, उन्हें जलाने लगे। ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो आता है गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया, उनको भी कैप्चर करा उन्होंने। जो भी चीज़ें थी, जैसे कि हमने देखा था बंगाल में जो हमारे जमींदार्स के लिए, जमींदार और साहूकार को लेकर के हुआ था ना विद्रोह, किया था उन्होंने, रिवोल्ट कर रहा था, तो वो भी क्या कर रहे थे, जो अकाउंट्स वगैरह थे वो सब कुछ जला रहे थे। तो ये भी क्या कर रहे थे, ये भी वैसे ही उसी तरह से सब कुछ जला रहे थे। ठीक है, वाइट पीपल्स का, वाइट पीपल के साथ साथ इनके घेरे में और कौन आते थे, तो जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो कि गुलामी करते थे, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो वाइट पीपल्स थे उनके नीचे, उनके अंडर में वो काम करते थे, तो वो भी इनके टारगेट थे, ये उन पे भी हमला कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पे। और जो टेलीग्राफ लाइन था, दिल्ली के लिए जो टेलीग्राफ लाइन था, उसको क्या कर दिया, कट कर दिया गया। ठीक है, मेरठ टू दिल्ली, इन दोनों के बीच में जो हमारा टेलीग्राफ लाइन था उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि जो सिपाही थे हमारे उन्होंने क्या किया। और उसके बाद हम देखें कि वो अगले दिन ही 11 मई को कहाँ पहुँच गए, रेड फोर्ट, दिल्ली पहुँच चुके थे वो। ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया, दिल्ली तो वो सुबह सुबह एकदम पहुँचे। और दिल्ली में राजा कौन था उस टाइम में, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह था, और हमें पता है कि मुगल एम्पायर का जो लास्ट राजा था वो बहादुर शाह ही था। तो ये काफ़ी बुढ़े हो चुके थे, एंड जो महीना चल रहा था वो रमजान का था। ये हमें पढ़ना नहीं है वैसे, लेकिन जो हमारा ऊपर में दिया हुआ है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रमजान के महीने में होता है कि सबका फास्टिंग चल रहा होता है, जो भी हमारे मुस्लिम्स होते हैं, तो इनका भी सेम था। तो सुबह का जो भी काम होता है वो इन्होंने करा था, और तब तक इन्हें पता चला कि बहुत सारे आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे मतलब हमला किया है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब जो आर्म फोर्सेस यहाँ पहुँची थी वो चाहती क्या थी, तो दिल्ली में आकर के भी वो लोग अमीरों को मार रहे थे और जो वाइट पीपल्स थे उनको मार रहे थे। ठीक है, तो ये आर्म फोर्सेस क्या चाहती थी बहादुर शाह जफर से, कि बहादुर शाह जफर उनके लीडर बन जाए। क्योंकि ये काफ़ी बुढ़े हो चुके थे तो ये कुछ भी कर नहीं सकते थे, बट फिर भी ये बस दिखावे के लिए लीडर बन सकते थे। एंड अगर ये लीडर बन जाएंगे तो क्योंकि ये राजा थे तो थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे लीडरशिप, और ये लेने के लिए इन्हें तैयार होना पड़ा, क्योंकि जो भी आर्म फोर्सेस थी वो सिर्फ बाहर ही नहीं थी, वो इनके महल के अंदर भी जा चुकी थी, तो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। द रिवोल्ट वॉज दस एक्वायर्ड काइंड ऑफ लेगिस्मेसी बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड ऑन द नेम ऑफ मुगल एम्पायर। अब क्योंकि ये मुगल एम्पायर
इम्पेरर का नाम पे ये जो हमारा चल रहा था रिवोल्ट, ये था, इसलिए अब क्या हो गया, ये काइंड ऑफ लेगिसिमेसी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट था कि जो हमारा 12 और 13 मई था, उस टाइम तक जो हमारा नॉर्थ इंडिया था वहाँ पे तो मतलब शांति हो चुकी थी थोड़ी सी, लेकिन आगे क्या हुआ, रिवोल्ट फैलता गया। ठीक है, इस तरह से हमें पढ़ना है। अब स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो रिबेलियन था उसका पैटर्न क्या था, मतलब किस तरह से जो रिवोल्ट थे वो एक्चुअल में हो रहे थे। If one were to place the dates of these mutinies in chronological order, it would appear that as the news of the mutiny in one town traveled to the next, and the sepoys there took up arms, ठीक है, the sequence of events in every cantonment followed a similar pattern. अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि अगर प्लेसेस ऑफ डेट्स, ठीक है, प्लेस और डेट्स जो हैं हमारे म्यूटनीज के, विद्रोह के अगर होते जा रहे थे, ठीक है, मतलब कहीं पे यहाँ पे जैसे कि विद्रोह हुआ, आज यहाँ पे हुआ, अब ये खबर जो है वो नेक्स्ट जो हमारा है टाउन वहाँ तक अगर फैल जाती है तो यहाँ के भी सिपाही क्या करेंगे, वो भी अपने आर्म्स जो है वो उठा ले रहे हैं, अपने हथियार उठा करके खड़े हो जा रहे हैं विद्रोह करने के लिए। ठीक है, और हर जगह पे जो भी हमारे अलग टाउन्स है, मतलब एक ये टाउन हो गया, जैसे ये मेरठ था, फिर दिल्ली हुआ, और फिर ऐसे झांसी वगैरह, सब में क्या था, सब में सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, सब क्या कर रहे थे, तो सब बिल्कुल वैसे ही ऑर्डिनरी पीपल वहाँ के उनको ज्वाइन कर ले रहे थे, और फिर सब मिलकर के बंगलौज को, प्रॉपर्टीज़ को, गवर्नमेंट ऑफिस को, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और टेलीग्राफ लाइन वगैरह सब कुछ कट कर दे रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न इनका सिमिलर हो गया। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा क्या था, बेल ऑफ आर्म्स, सबसे पहले वो हथियार जो होते हैं, शस्त्रागार, उनको कवर कर ले रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि कहीं पे भी अगर जो म्यूटिनी है वो ब्रेकआउट हो रही थी, कहीं पे भी अगर विद्रोह शुरू हो रहा था, तो सबसे पहले जो हमारे बेल ऑफ आर्म्स हैं उनको कैप्चर किया जा रहा था। ठीक है, इज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने, फिरंगी का भी लिखा है। फिरंगी तो सबको पता होगा, जो हमारे वाइट पीपल्स थे उनको कहा जाता है, बट अ टर्म ऑफ पर्शियन ऑरिजिन, ये पर्शियन ऑरिजिन का टर्म है, यूज टू डिजाइन एट फॉरनर्स। ठीक है, फॉरनर्स के लिए है, डिराइव फ्रॉम फ्रैंक फ्रॉम विच फ्रांस गेट्स इट्स नेम्स, जहाँ से फ्रांस को उसका नाम मिला वहीं से ये भी डिराइव्ड हुआ। ठीक है, फ्रैंक से। अब हमारे पास है कि हाउ म्यूटिनीज बिगिन, ये जो विद्रोह थे वो शुरू हो कैसे रहे थे। द शिपोज बिगिन देयर एक्शन विद अ सिग्नल, वो एक सिग्नल के साथ स्टार्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है ना कि सुबह सुबह उठते उठते बस उन्होंने शुरू कर दिया। वो सबसे पहले क्या करते थे, इवनिंग गन फायरिंग करते थे शाम के समय। ठीक है, या फिर जो बगल है जो बजा करके किया जाता है, मतलब एक चेतावनी दे दी जाती है कि हाँ मतलब होगा तो होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो करते थे। ओके, द फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स एंड द प्लंडर्ड ट्रेजरी, हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि सबसे पहले वो बेल ऑफ आर्म्स पे कब्जा करते थे, जो भी हमारे जहाँ पे हथियार रखे जाते थे उसको कब्जा करते थे, एंड उसके बाद सेम वही चीज़ फॉलो करते थे, बंगलौज वगैरह को जला देते थे, एंड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बिल्डिंग्स थे, सबको डिस्ट्रॉय करते थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे क्या है, टारगेट। टारगेट क्या होता था, एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड टू द वाइट मैन, जो वाइट पीपल्स थे उनसे कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती थी, जो भी लोग होते थे, उन सबको मारना, उन सबको किल करना, उन सब की चीज़ों को लूट पाट करना, जला देना, ये उनका मेन टारगेट था। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्सियन वेर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन, जो प्रोक्लेमेशंस हो रहे थे वो हिंदी, उर्दू और पर्सियन तीनों लैंग्वेज में हो रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी पहले से ही बहुत सारे रिलीजन्स के पीपल रहते आ रहे हैं। तो जो मेन था वो क्या था, हिंदू हो गए और मुस्लिम। ठीक है, तो अब मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट होकर के यहाँ पे लड़ना था, इसलिए जो प्रोक्लेमेशंस हो रहे थे वो इन तीनों लैंग्वेज में हो रहे थे। ठीक है, ताकि सब लोग एकजुट होकर के उनके विरुद्ध, जो हमारे अंग्रेज थे, जो वाइट पीपल्स थे, उनके अगेंस्ट वो खड़े हो सके, रिवोल्ट कर सके। टारगेट्स ऑफ अटैक्ट वाइडेंड व्हेन ऑर्डिनरी पीपल बिगिन ज्वाइनिंग रिवोल्ट, जब ऑर्डिनरी पीपल्स ने इन्हें ज्वाइन करना शुरू कर दिया तब जो अटैक्स थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। जो मेजर टाउन्स थे उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, बरेली, यहाँ पे मनी लैंडर्स और जो रिच पीपल थे वो भी टारगेट बन गए। ठीक है, ऑल्सो बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिबल ब्रेथ। Peasants not only saw them as oppressors but also as allies of the British. पीजेंट्स क्या मानते थे, उनको सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं बल्कि ब्रिटिश के अलाइज भी मानते थे। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि जो मनी लैंडर्स हैं, जो रिच पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश के अंडर में काम करते हैं, उनकी जो है गुलामी करते हैं, उनकी ही बात मानते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए मतलब हमारे बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है,
इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून, मे एंड जून के मंथ में क्या हुआ, ब्रिटिश के पास कोई भी आंसर नहीं बचा। इतना ज़्यादा रिवोल्ट हो गया कि ये क्या करने लगे, अब एक तो अपनी जान बचाने लगे और दूसरी अपनी फैमिली की, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इतना ज़्यादा रिवोल्ट हो चुका था। एक जो है हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो ये भी लिखते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो किस तरह से एकदम से बिखरा, कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स, जो खेलने वाले कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो उनका अगर हम हाउस बनाएं, ऐसे बच्चे बनाते हैं बेसिकली, अगर उनको दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ये जैसे कोलैप्स करेंगे, जब गिरेंगे तो एकदम से ऐसे गिर जाएंगे ना, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर था वो भी कार्ड्स की हाउस की तरह कोलैप्स कर गया। ये ब्रिटिश ऑफिसर ने खुद ही लिखा है, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या आता है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि हमने पढ़ा कि रिवोल्ट के जो साइन दिखे हमें, उससे हमें पता चलता है कि हर जगह पे क्या थी, सिमिलर पैटर्न था। जो रिवोल्ट हो रहे थे उसके पैटर्न क्या थे, सिमिलर थे। तो रीजन ऑफ सिमिलैरिटी थी क्या, क्यों सिमिलर थी, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। जो भी प्लानिंग्स हो रहे थे वो एकदम सिमिलर थे। तो अब प्लानिंग्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर है एक सिपाही और दूसरे जगह के सिपाही के बीच में, ठीक है। एक कैंटोनमेंट जो एक कैंप होता है और दूसरा कैंप है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, कम्युनिकेशन ज़रूर होता है, तभी प्लानिंग क्या है, सेम चल रही है कि किस तरह से हमला करना है। After the 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridge in the early May, in the road to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th order, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो 7th अवध इरेगुलर कैवलरी थी, ठीक है, उसने क्या किया, नए कार्ट्रिज को, नए कारतूसों को यूज़ करना मना कर दिया, ठीक है, मई में। तो अब क्यों, यहाँ पे आप एक चीज़ ले सकते हैं कि जो हमारा था, शायद मैंने पढ़ाया नहीं पीछे, लेकिन ये दिया हुआ था, जैसे कि हमने देख लो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जब पहुँचे थे, जो सिपाही थे हमारे, जब बहादुर शाह जफ़र के पास पहुँचे थे, तो बहादुर शाह के पास पहुँचे होंगे तो ये डायरेक्टली तो नहीं मान के होगा, ये हमने देखा कि इनके किले में भी लोग घुस गए थे। तो जो बात कहकर ये मनवा रहे थे बहादुर शाह से, वो ये कह रहे थे कि हमने मेरठ के जो वाइट पीपल्स थे उनको मार दिया है, ओके। और किस लिए मारा है, क्योंकि वो जो वाइट पीपल्स थे वो हमसे चाहते थे कि जो भी गोली बनी हुई है, ठीक है, जो भी गन की गोली है या फिर जो भी बारूद वगैरह होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो जो काऊ होते हैं, जो पिग्स होते हैं, उनकी चर्बियों से बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा। और अगर हम उसे अपने मुंह से लगाएंगे तो वो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, रिलीजन को नष्ट कर देगा। तो इस तरह का वो बोले बहादुर शाह को। और वही चीज़ हमारे पास वापस से आती है कि जब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि वो नए कारतूसों को यूज़ करना मना कर देते हैं, तो यहाँ पे भी रीज़न वही सेम हो सकता है कि वो बने हुए होंगे काऊ या फिर पिग के वो से, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया हुआ, ठीक है। और वो 48th नेटिव इन्फेंट्री, ये भी एक कैंप है, इसको ये लिखते हैं कि वो अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और वो 48 नेटिव इन्फेंट्री के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है कुछ। अब हमारे पास है कि हाउ वेर द प्लान्स मेड। अब सिपाही अलग अलग होते हैं, मतलब एक कैंप अलग दूसरा कैंप अलग, तो प्लान्स बनते कैसे थे, प्लानर्स कौन होते थे। तो एक इंसिडेंट इसका है, हमारे पास एक क्लू मिलता है। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, उससे हमें उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। कैप्टन हर्सी, ठीक है, ये भी एक वाइट पीपल है, ये भी ब्रिटिश से रिलेटेड है, ठीक है, ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस। अवध मिलिट्री पुलिस में ये थे, तैनात थे। तो उस टाइम में क्या हुआ कि इनकी रक्षा करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनको रखा गया, जिन लोगों को रखा गया, क्योंकि ये वाइट पीपल थे तो इनको डर था कि कोई इनको भी मार देगा, तो रखा गया किसको, इंडियन पीपल्स को, इंडियन सिपाहीज को रखा गया, ठीक है। तो अब वो इंडियन थे। तो अब जो हमारे पास है यहाँ पे 48th नेटिव इन्फेंट्री है और यहाँ पे हमारी आ जाती है 41, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। तो ये क्या करती है, ये भी वहीं पे तैनात होती है। तो उस टाइम में इसका क्या कहना होता है, ये बोलती है इंडियन सिपाहीज से कि हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास वाइट पीपल्स थे हमने उनको ख़त्म कर दिया है, और अब कैप्टन हर्सी को तुम लोग ख़त्म करो, नहीं तो फिर उन्हें हमारे पास दे दो, हमारे हवाले कर दो, हम उन्हें मार देंगे, ओके, कुछ इस तरह का। जब ये चीज़ें नहीं हो पाती है, मना कर दिया जाता है, यहाँ पे जो भी होते हैं इनके लिए जो भी होता है वो मना कर देते हैं, तो क्या होता है इनके पास एक ऑप्शन आता है कि अब यही कुछ कर सकते हैं, यही कुछ प्लानिंग कर सकते हैं उसको मारने का। हर्सी
कैप्टन हर्सी को, ठीक है। चार्ल्स बॉलिए लिखते हैं, नोटेड दैट पंचायत वेयर अ नाइटली ऑकरेंस इन कानपुर सिपोल लाइन्स। जो पंचायत होती थी वो बैठती थी, सिपाहियों की पंचायत बैठती थी, लेकिन वो रात में बैठती थी और डिसीजन वो लिया करते थे कि आगे क्या करना है, अपना फ्यूचर डिसाइड करते थे वो। क्योंकि उनका कास्ट लगभग सेम होता था सारे सिपाहियों का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, यकीन किया जा सकता है कि ऐसा हुआ करता होगा। द सिपाहीज वेयर द मेकर्स ऑफ देयर ऑन रिबेलियन। जो भी रेबिलियन है उनका, जो भी वो रिवोल्ट कर रहे हैं, उनके मेकर्स वो सिपाही खुद होते थे। यहाँ पे आंसर हमारे पास मिल चुका है। प्लानर्स कौन होते थे? तो सिपाही खुद होते थे, ठीक है। और प्लान्स कैसे बनते थे? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो रात को पंचायत बैठती थी, सारे सिपाही इकट्ठे होते थे और वो बनाते थे, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अब हमारे पास क्या है? लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर्स कौन थे, फॉलोअर्स कौन थे? तो भाई क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है तो कोई ना कोई रिवोल्ट लीडर चाहिए ही। जैसे कि हमने देखा बहादुर शाह को लीडर बनाया गया, ठीक है, जबकि उनका कोई काम नहीं हुआ, बट फिर भी एज ए लीडर उनको रखा गया। टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेर रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड थे वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिपाहीज ऑफ मेरठ। हमने मेरठ के सिपाहीज का देख लिया कि कैसे उन्होंने मुगल एम्पायर को लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए, अपने रिवोल्ट का लीडरशिप एक्सेप्ट मतलब किया, कैसे उनको बना दिया, ठीक है, अपील किया मुगल एम्पायर से। अब हमारे पास है नेम ऑफ लीडर्स, देख लो। बहादुर शाह दिल्ली के लीडर, इनको बनाया गया, जो दिल्ली में रिवोल्ट हुआ उसका। कानपुर में जो रिवोल्ट हुआ उसमें किसको बनाया गया? नाना साहेब, ठीक है, पेशवा बाजीराव के बेटे जो थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि जहाँ पे रिवोल्ट हो रहा था वहाँ पे एक न एक लीडर बना ही दिया जा रहा था। कोई लीडर खुद से तैयार हो जा रहा था तो किसी को बनाया जा रहा था। कुंवर सिंह जो आरा का जो है बिहार, सॉरी आरा का बिहार नहीं है, बिहार में जो आरा है जगह, ठीक है, शायद डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका एक लोकल जमींदार था कुंवर सिंह, तो इसको भी लीडरशिप दिया गया, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह अवध का जो था, ब्रिजेश कादर लखनऊ, ठीक है। तो इस तरह से था। अब हमारे पास है, आप एक बार चेक कर लेना, मैंने तो सही लिखा है, शायद हो सकता है कहीं मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना। नॉट एवरीवेयर वेयर द लीडर्स पीपल्स ऑफ द कोर्ट, रानीज, राजा, नवाब्स एंड तालुकदार। सब हर जगह पे रानी, राजा और नवाब्स और तालुकदार ही नहीं थे, ठीक है। जो हमने ऊपर में पढ़ा वो या तो रानी थे, या तो राजा थे, या तो तालुकदार थे, या तो नवाब थे, ठीक है। तो हर जगह पे ऐसा नहीं था, कहीं कहीं पे ऑर्डिनरी पीपल्स भी थे। ऑफन द मैसेज ऑफ रेबिलियन वाज कैरिड बाय ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन इन द प्लेसेस बाई रिलीजियस मेन टू। मेन जो ऑर्डिनरी मेन वुमेन थे उनके द्वारा भी जो रिलीजियस पीपल थे वो भी लीडरशिप कर रहे थे, ठीक है। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल में शाहमल, ये जो बैरट परागन है यूपी का, उसके लिए वहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ उसके लिए ये थे लीडर गोन्नू। और ट्राइबल कल्टीवेटर सिंघवम के, ठीक है, छोटा नागपुर में जो है, तो ये भी बन गए एक रेबल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, प्रॉपरली नोन एज डंका शाह, ठीक है। तो अब ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे लीडर्स है और जगह हमारा दिया हुआ है, बस इसका नहीं लिखा हमने। तो ये सब हमारा क्लियर हो गया कि कौन लीडर्स थे, और जो नॉर्मल पीपल्स थे वो उनके फॉलोअर्स बन जाते थे, किसी एक को लीडर बना देते थे, और कुछ लीडर्स खुद ही खड़े हो जाते थे। अब पढ़ेंगे हम अफवाहों के बारे में कि क्या थी अफवाहें। रूमर्स आर प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल। अब देखो पीपल्स को एक्शन तक लाने के लिए ये अफवाह बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। मतलब ऐसे नॉर्मली थोड़ी ना कोई भी इंसान ज्वाइन कर लेगा सिपॉइज को, तो कुछ ना कुछ होता था। तो जैसे कि कौन सी अफवाहें? जो बुलेट थी कोटेड विथ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो काउ एंड पिग्स से बनी हुई चर्बियाँ थी, काउ एंड पिग्स की चर्बियों से बनी हुई जो बुलेट्स थी उनको मुंह से लगाने के लिए बोला जा रहा था, खींचने के लिए बोला जा रहा था। ये अफवाह बता करके बहादुर शाह को उन्होंने अपने वो में किया था, जबकि टाइम लगा था उसमें, ठीक है, लेकिन अपना लीडर बना लिया था फिर भी। अब दूसरा क्या है देखो अफवाह, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैच्ड अ किंगियाटिक कॉन्स्पायरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन, और कास्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ी साजिश रची है। ये अफवाह, ब्रिटिश हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग इनटू फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। जो आटा बेचा जा रहा है मार्केट में, उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है? काऊ की बोन की पाउडर जो है वो मिक्स कर दिए हैं। ये अफवाह। अ पर्सन वुड कम एट नाइट एंड गेव अ चपाती to the watchman of the village and ask him to make 5 more and distribute to the next village and so on। एक आदमी आकर के रात को, और जो गांव का वॉचमैन होता है उसको एक रोटी देता है और उसको बोलता है कि 5 और रोटियां बना करके अगले नेक्स्ट गांव में उसको भिजवा देना। इस तरह से कुछ अफवाह था। तो भाई ये जो लास्ट अफवाह है उसका तो तर्क हमें कुछ आज तक भी नहीं मिला, कुछ क्लू नहीं मिला है कि ये क्या था, इससे क्या मतलब क्या बनता था इसका। बाकी इन सब का तो मतलब बन रहा था, कहीं आपको हर जगह पे यहाँ पे दिख गया कि वो रिलीजन के लिए था, रिलीजन को नष्ट करवाने के लिए, ठीक है, चेंज करवाने के लिए, वो चाहते थे क्रिश्चियन बन जाए, ठीक है।
ये सब मिला करके काउ पिग्स के फैट, उनके बोन डस्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन चेंजिंग का बात आता है, लेकिन ये लास्ट वाला जो था रोटियों वाला, चपातियों वाला, वो बिल्कुल भी अभी तक उसका कुछ भी क्लियरेंस नहीं हुआ। तो ये र्यूमर्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब र्यूमर्स पे पीपल्स इतनी जल्दी बिलीव क्यों कर लेते थे, आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि उन्हें भी लगता था? तो देख लो, र्यूमर्स सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रिजनेट विद द डीपर फियर्स एंड सस्पिशियस पीपल्स। अब जब अंदर से जब कोई चीज़ लगती है ना, कोई बात अगर जा करके कोई डर बैठ जाता है अंदर में, तब इंसान बहुत ज़्यादा मतलब मानने लगता है, ठीक है, अफवाहों को मान लेता है। तो उनके अंदर भी डर था। अब कैसा डर था, क्यों था? The rumors in 1857 began to make sense when seen in the context of policies of the British pursuit from late 1820s। 1820s में जो चेंजेस हुए थे, जो चीज़ें हुई थी, उनकी वजह से पीपल्स अफवाहों को बहुत जल्दी मान ले रहे थे, यकीन कर ले रहे थे। अब देखो क्या हुआ था 1820s में, अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके लीडरशिप के अंडर में देखो क्या हुआ, जो ब्रिटिश है उसने क्या किया, नए पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। आई एम दैट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके और हमारे समाज को चेंजिंग करने का, ठीक है, एक पॉलिसी आया। दे सेटअप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ये सेटअप हुआ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंजिंग की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे तो चेंजिंग की बात हो रही है समाज की, तो हो सकता है वो चेंज कर दे किस चीज़ को, हमारे रिलीजन को भी। तो यकीन आराम से किया जा सकता था। इस्टेब्लिश्ड लॉज टू एबोलिश कस्टम लाइक सती 1829 में, एंड टू परमिट रीमैरेज ऑफ द हिंदू विडोज। तो ये भी हो गया एक हमारा। इंट्रोड्यूस देयर ऑन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर ऑन लॉज एंड देयर ऑन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। और जब ये सेटल हो जाते थे अच्छे से, किसी भी राज्य पे अपना कब्जा कर लेते थे, जैसे कि झांसी हो गया, सतारा हो गया, इन सब जगहों पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे उन्होंने अपने सारे सिस्टम लागू कर दिए थे, अपने अलग लॉज ला दिए थे। सब जो रेवेन्यू सेटलमेंट था, लैंड सेटलमेंट था, उनके मेथड्स अपने हिसाब से लाए थे उन्होंने। तो यहाँ पे बात चेंजिंग की हो जाती है, तो आराम से लोगों को यकीन हो जा रहा था, ठीक है, सारे अफवाहों पे। इन सच ए सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी रूमर्स स्प्रेड विथ रिमार्केबल स्विफ्टनेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड लास्ट में जो हमारा म्यूटिनी, जो हमें फर्स्ट में पढ़ना था, फर्स्ट ही लाइन में, उसका मतलब देख लो, अ कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। और नॉर्मली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका विद्रोह, उनका रिवोल्ट, ठीक है। तो गाइज इस चैप्टर का हमारा 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड 3 पार्ट्स में इसको हम कवर करने वाले हैं। 2 पार्ट्स और होंगे इस चैप्टर के। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो, समझ में आई होगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।